वेलकम टू माय चैनल नेट एस्पिरेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पार्ट बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम पार्ट सी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ 1/z प्लस आई माइनस 1। पूछा जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन से ट्रू है। पहला है कि f हैज़ फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़। फिर पूछ रहा है कि f हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ दैट कन्वर्जेस टू अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और इट कन्वर्जेस टू अ पोल और एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ f। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स, इसको देखने के लिए हम fz के ज़ीरोज़ निकालते हैं। fz हमारा ये फंक्शन है, इसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो से। अब 1 इस तरफ चला जाएगा तो हमें ये मिलेगा, और 1 को हम एक्सपोनेंट ऑफ i 2n पाई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दोनों तरफ एक्सपोनेंट है, इन दोनों का ये पार्ट को हम इक्वेट कर देते हैं तो 1/z प्लस आई इक्वल टू i 2n पाई मिल जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो z प्लस आई इक्वल टू दिस एंड देन z इज इक्वल टू 1/2n पाई आई माइनस आई इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो पहला ऑप्शन जिसमें ये कह रहा था कि f हैज़ फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ मिल रहे हैं जो कि इस फॉर्म के है 1/2n पाई आई माइनस आई वेयर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि जो सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, रिमूवेबल या फिर पोल या फिर एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो हमें पता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे ही कन्वर्ज करता है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और बी और सी फॉल्स हो जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके, एक और बात, सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे कन्वर्ज करता है, और जो सीक्वेंस ऑफ पोल्स होता है वो हमेशा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे कन्वर्ज करता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f दिया है जो कि होलोमॉर्फिक है यूनिट डिस्क पे। एक और कंडीशन दिया है कि mod f is always greater than equal to 1 on this unit disk and we have value of the function at origin as I। तो अब पूछ रहा है कि f of 1/2 का क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना होता है जो हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो गिवन है, mod f इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इससे हमें ये पता चल रहा है कि f का जो मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू है ना वो 1 है। ओके, इसलिए हम इसमें मिनिमम मॉड्यूलस थ्योरम को यूज़ करेंगे। अब इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया है जो कि एनालिटिक है एक डोमेन डी में, डोमेन एक ओपन कनेक्टेड रीजन को कहा जाता है, और fz हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए उस डोमेन में, तो fz का मिनिमम वैल्यू कभी भी d के अंदर या उसके बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा जब तक कि वो कांस्टेंट ना हो फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो कभी भी ज़ीरो वैल्यू को अटेन नहीं करेगा क्योंकि उसका मॉड्यूलस वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं मिनिमम मॉड्यूलस थ्योरम के। और एक कंडीशन गिवन है कि f0 इज़ इक्वल टू आई, लेकिन ये जो आई वैल्यू है जिसका मॉड्यूलस 1 है, जो कि मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का, मिनिमम मॉड्यूलस वैल्यू है, वो ओरिजिन पे अटेन हो रहा है जो कि डोमेन के इनसाइड लाई कर रहा है।
बट मिनिमम मॉड्यूलस थ्योरम के अकॉर्डिंग फंक्शन कभी भी मिनिमम मॉड्यूलस वैल्यू अटेन अपने डोमेन के इनसाइड नहीं कर सकता है, इसलिए फंक्शन को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। बट हमें f0 इक्वल टू आई गिवन है, तो पूरे के पूरे डोमेन में फंक्शन का वैल्यू आई ही हो जाएगा, इसलिए जो हमारा फंक्शन का वैल्यू 1/2 पे वो भी आई होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिर्फ ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगेन हमें एक यूनिट डिस्क डोमेन दिया है और एक फंक्शन है D2D में जो कि होलोमॉर्फिक है। अगेन ऑल्सो वी आर गिवन वैल्यूज ऑफ f0 एंड f'0 एज 0। तो हमें पूछा जा रहा है कि f ऑफ 1/2 का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगा। सारे कंडीशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद वी कैन सी दैट स्वॉर्ज़ लेम्मा का सारा कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। स्वॉर्ज़ लेम्मा का स्टेटमेंट है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है किसी सर्कल में जिसका रेडियस आर है एंड सेंटर 0 है और उस फंक्शन का 0 ऑफ ऑर्डर n है। अब 0 ऑफ ऑर्डर n का मतलब होता है कि f0 इज इक्वल टू f'0 इज इक्वल टू अप टू f ऑफ n-1 0 सबका वैल्यूज़ 0 है, मतलब n ऑर्डर का है तो n-1 तक उसका डेरिवेटिव का वैल्यू ओरिजिन पे 0 हमारे पास है। एंड फंक्शन का मॉड्यूलस का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू m है मॉड z लेस देन r में, तो उस फंक्शन का मॉड्यूलस वैल्यू हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस पूरे सर्कल में। अब क्वेश्चन में यूनिट डिस्क दिया है तो r का वैल्यू हो गया 1 और फंक्शन D2D में है तो कोडोमेन D है, सो mod of fz will always be less than equal to 1, so m has value 1 और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव तक वैल्यू 0 दिया है, सो n-1 इज इक्वल टू 1 एंड सो n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, r इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 1, वी विल गेट mod of fz लेस देन इक्वल टू mod z स्क्वायर। So mod of f of 1/2 will be less than equal to 1/2 square, z equal to 1/2 which is equal to 1/4. So f of 1/2 का मॉड्यूलस वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/4 होना चाहिए। 1/4 और -1/4 का मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/4 होता है, बट 1/3 एंड -1/3 का मॉड्यूलस वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 होता है। So the correct answers are only A and B for this question. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया है z थीटा इक्वल टू r e I थीटा वे थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। r इज ग्रेटर दैन 1 इज अ रियल नंबर और n पॉजिटिव इंटीजर दिया है। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों सेट्स में से कौन सा सेट इस गिवन सेट में कंटेन्ड होगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। z थीटा हमारे पास है r e I थीटा r ग्रेटर दैन 1 एंड n बिलोंगिंग टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर। अब जो कंडीशन गिवन है ये इसको लेकर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। अब z थीटा की जगह पे r e I थीटा को रख दिया दोनों तरफ, फिर टू द पावर n करने पे ये मिलेगा, फिर द मॉड्यूलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मॉड्यूलस, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ये मिल जाएगा। उसके बाद e I n थीटा को हम cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग लिख लिए और इस तरफ RHS में हमें r टू द पावर n मिलेगा क्योंकि r हमारा ग्रेटर दैन 1 रियल नंबर है, सो मॉड्यूलस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव।
सो मॉड्यूलस का तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है, और मॉड ई आई थीटा वी नो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, सो वी हैव r टू द पावर n माइनस 1। अब मॉड्यूलस लेते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पे और इसको भी स्क्वायर करके हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर किए ये स्क्वायर किए और दोनों में से r टू द पावर n कॉमन निकाल लिए तो हमें ये मिला। फिर प्लस 1 प्लस 2 ए बी करना होता है, तो 2 टू द पावर n 2r टू द पावर n cos n थीटा इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू 1 हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ r टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस दिस टर्म विच इज इक्वल टू square of this plus square of this minus 2 product of these two, then r to the power 2n and 1 will cancel from both the sides and we will be left with 2r to the power n cos n theta is equal to minus 2 to the power rn minus 2r to the power n. We'll bring this to this side and we will get 2r to the power n 1 plus cos n theta which is equal to 0. Now 2 is not equal to 0, r to the power n is also not equal to 0, so this term will be equal to 0 or cos n theta is equal to minus 1. So इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चारों क्वेश्चंस कितने इजी थे, इजंट इट गाइस। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है बस उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और डिसाइड करना है कि कौन से थ्योरम को यूज़ करना है और फिर इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो इफ़ यू एन्जॉयड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विथ मी और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू गाइस।